सत्ता की साझेदारी, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो ये पहले ये देखेंगे कि ये होती क्या है। एक ऐसी कुशल राजनीति पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे देश के, कोई भी कंट्री के जितने भी सदस्य हैं या जितने भी वर्ग हैं या जितने भी समुदाय हैं, उन सभी की हिस्सेदारी जो है वो हिस्सेदारी उस कंट्री में रहेगा, उसकी शासन प्रणाली में रहेगी, राजनीतिक शासन प्रणाली में रहेगी, तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। तो हम इसको आगे देखेंगे। और उसके बाद आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता इसीलिए आती है कि जब हम किसी समुदाय या वर्ग विशेष के लोगों को राजनीति पद्धति में हिस्सेदारी नहीं देते हैं तो आगे चल के उसमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम, यहाँ पे दो स्टेट या दो कंट्री की बात की गई है, एक बेल्जियम, एक श्रीलंका। तो हम पहले बेल्जियम के बारे में देखते हैं, बेल्जियम के साथ क्या दिक्कत है। बेल्जियम जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग की सीमाओं से लगी हुई है। इसकी समस्या ये है कि ये राजनीतिक शक्तियों में सामुदायिक साझेदारी की समस्या इसमें उत्पन्न है। इसका मतलब जैसे कि हमने इसके पहले देखा है कि सामुदायिक हिस्सेदारी या वर्ग विशेष को अगर हिस्सेदारी किसी कंट्री में नहीं दिया जाता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इन सब की इसको सामना करने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है, उन सब सॉल्यूशन के बारे में हम देखते हैं। पहले तो ये भी देखेंगे कि इसका साथ प्रॉब्लम क्या है। ये भाषाई विस्तार, यानी कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम का भाषाई विस्तार दो मेनली लैंग्वेज बोला जाता है। एक डच लैंग्वेज जो 59% बोला जाता है और फ्रेंच लैंग्वेज जो 40% या 40% बोला जाता है। डच भाषा और फ्रेंच भाषा दो मेन भाषा हैं और 1% सिर्फ जर्मन बोले जाते हैं। 1% वो है। जो डच भाषाई लोग हैं, ये येलो वाला जो है ये डच भाषाई लोग हैं और ये फ्रेंच भाषाई लोग हैं। तो अब इन दोनों में ये वाला पार्ट जो है इसको फ्लेमिश इलाका कहते हैं। फ्लेमिश, डच जो रहते हैं वो फ्लेमिश, येलो वाला पार्ट फ्लेमिश इलाका है और जो रेड वाला भाग है उसको कहते हैं वेलोनिया पार्ट। वेलोनिया के हिस्सा में फ्रेंच वाले रहते हैं और फ्लेमिश के हिस्सा में डच वाले रहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ओवरऑल कंट्री की बात किया जाए, ओवरऑल कंट्री बेल्जियम की बात किया जाए तो वो हमारा उसमें मेजॉरिटी में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, ज़्यादा जनसंख्या डच लोगों का है और माइनॉरिटी में कम लोगों का जो जनसंख्या है वो है फ्रेंच लोगों का। अब उसकी राजधानी में आते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अब इसकी राजधानी में जो राजधानी यहाँ पे है और उस राजधानी में फ्रेंच भाषा 80% बोले जाते हैं और डच भाषा सिर्फ 20% बोले जाते हैं। तो यहाँ हम एक लिंक देखते हैं कि यहाँ डच है, डच जो ज़्यादा है। डच क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो इसके राजधानी में है डच कम है और जो पूरे ओवरऑल कंट्री में फ्रेंच ज़्यादा है, फ्रेंच कम है और राजधानी में फ्रेंच ज़्यादा है। तो अब यहाँ ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जानते हैं जो कैपिटल स्टेट में रहता है वो अमीर रहता है और उसके अमीर और एजुकेटेड होता है और जो अमीर और एजुकेटेड होगा वही गवर्नमेंट में हिस्सेदारी लेगी, है ना। तो अब ये और इसका
सीधा रिलेशन स्टेट के कैपिटल से है, तो इस कारण से भी वो ज़्यादा हिस्सेदारी और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है कैपिटल में और ओवरऑल कंट्री में। जिसका पूरा कैपिटल में जिसका अधिकार है वही अपना काम पूरे कंट्री में भी करवा सकता है। तो अब इससे क्या दिक्कत हुई कि फ्रेंच भाषाई लोग जो हैं, जो कि ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी में है, वो पूरे जो ब्रुसेल्स के लिए लॉ बनाते थे। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के हिस्सेदारी होती थी, गवर्नमेंट सीट की हिस्सेदारी होती थी, सारे ऑफिशियल्स इन्हीं के पास, फ्रेंच के ही पास था, क्योंकि ये राजधानी से डायरेक्ट कनेक्टेड थे। तो अब इन सब में कॉन्फ्लिक्ट हुई, कॉन्फ्लिक्ट का। और एक और कंट्री है जो श्रीलंका, सेम उतना ही लगभग साइज का है और पॉपुलेशन लगभग हरियाणा के आसपास माना जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा, पहले हम देखते हैं, ये एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणतम पड़ोसी देश है। भारत यहाँ पे है और भारत के दक्षिणतम पड़ोसी देश है वो हमारा है श्रीलंका। इसकी भी समस्या वही है, राजनीतिक शक्तियों में सामुदायिक साझेदारी की समस्या। सेम समस्या, राजनीतिक शक्तियों में सामुदायिक साझेदारी की समस्या। दोनों की दिक्कत सेम है। आप यहाँ पे देखिएगा, दोनों की प्रॉब्लम सेम है, लेकिन कौन किसने किस तरीके से सॉल्यूशन करा उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मेनली वही सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। पहले तो हमने ये देखा कि बेल्जियम का क्या समस्या था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो कुछ हिस्सा है, दो मेनली लैंग्वेज बोले जाते हैं, एक है सिंगली, दूसरा है तमिल। जो सिंगली बोले जाते हैं वो 74% और तमिल जो बोले जाते हैं वो 18%। दो मेन लैंग्वेज हैं श्रीलंका के, सिंगली और तमिल। सिंगली और तमिल, जो सिंगली है वो मेजॉरिटी है और तमिल है वो माइनॉरिटी है। यानी कि सिंगली के जो भाषा बोले जाने वाले लोग हैं वो 74% है और तमिल वाले सिर्फ 18% है। इस 18% में भी श्रीलंकाई तमिल जो है 13% और भारतीय तमिल 5%। और अन्य समुदाय में जैसे ईसाई 7%, बाकी 1-2% में हिंदू मुसलमान ये सब आते हैं। इसकी राजधानी की बात किया जाए, कोलंबो, जो दो राजधानी, एक कोलंबो एक श्री जयवर्धनपुरा। कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, पुराना लैंग्वेज है और राजधानी, और नया में बना है श्री जयवर्धनपुरम जो विधायी राजधानी। यहाँ पे राजधानी से मतलब नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल कंट्री की बात है। जो श्रीलंका में जो प्रॉब्लम तो दोनों का सेम था, हमने देखा था, एक बेल्जियम का भी प्रॉब्लम था और श्रीलंका का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम दोनों का सेम था, लेकिन श्रीलंका किस तरीके से टैकल किया कि ये बहुसंख्यावाद पर टैकल किया। वो कहाँ गया? बहुसंख्यकवाद पर, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा वही सरकार में अपना हिस्सेदारी लेगा। इसका मतलब है लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय के प्रभुत्व कायम रखने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। यानी कि इसने, श्रीलंका ने क्या चीज़ का रखा था अपने सॉल्यूशन, क्या रखा कि बहुसंख्यक परस्ती, यानी कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली पूरे कंट्री में, जो कि सिंहली और तमिल भी बोले जाते थे, लेकिन उसने किसको रखा? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। और सिंहली जो है, सिंहली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो ये बुद्ध अपना जो भी नियम बनाते थे बुद्ध के अनुसार बनाते थे। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने का नीति भी चलाई। और यहाँ तक तो ठीक है, राजभाषा घोषित किया, लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जो जॉब हुआ करते थे, सभी में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों और की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेलगावनापन बढ़ाया। मतलब कि जो तमिल और जो थे
तमिल लोग उनसे काफ़ी खफा हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, जो कि श्रीलंकाई सरकार जो फैसला लिया था कि ये एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था सिंगली को, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सिंगलियों की प्राथमिकता देने की नीति चली, और साथ ही साथ धर्म रिलेटेड भी जो सिर्फ बुद्धिज़्म वहाँ पे जो भी नियम बनते थे सिर्फ बुद्धिज़्म के लिए नियम बनते थे। तो इन सब से काफ़ी प्रॉब्लम हुई तमिल को। इस कारण से क्या हुआ कि श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीति पार्टियां बनाई। क्या बनाई? अपनी राजनीति पार्टियां बनाई, जिसमें कि तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। इन सब को लेकर, जिससे कि उसको भी हक मिल सके, किसको? तमिल जो भाषा बोले जाते थे, तमिल लोगों को भी अपना हक मिल सके। और उसने अपना एक राजनीति पार्टी बनाई तमिल को राजभाषा बनाने के लिए और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम एक गवर्नमेंट, एक जो राजनीति पार्टी बनी, स्वतंत्र इलम सरकार के बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने और शीघ्र ही यह टकराव गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। गृह युद्ध होता है अगर कोई कंट्री के अंदर ही जो वहाँ के नागरिक होते हैं सरकार के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ देता है, अभियान छेड़ देता है, तो उसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ तक तो हमने श्रीलंका के बारे में देखा। अब बेल्जियम ने इसको किस तरीके से टैकल किया, जो प्रॉब्लम था बेल्जियम, उसने क्या समझदारी दिखाई इन सब चीज़ों के लिए। 1970 से 93 तक के बीच में 4 संशोधन किए संविधान में। 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए कि वहाँ के देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा किया है। श्रीलंका ने क्या किया कि वो अपनी जो मेजोरिटेरियन पार्टी थी या मेजोरिटेरियन जो लैंग्वेज बोला जाता था लोग थे, वो अपने अनुसार सारा कुछ करा। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ कि ये इस तरीके से संशोधन के संविधान में जो भी संशोधन करना था, 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किया कि वहाँ के जो अन्य लोग हैं, जो अन्य माइनॉरिटी लोग हैं, उनको कोई बेगानेपन का एहसास ना हो कि उनके साथ कोई भेदभाव किया गया और सभी मिलजुल कर रह सके। इसके लिए उसने 4 संशोधन किया। बेल्जियम के मॉडल के कुछ मुख्य बातें, जो बेल्जियम जो था अपने संविधान में कुछ मुख्य बातें को रखा। इसमें संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों का संख्या समान रहेगी। जो भी केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार जो कि स्टेट और सेंटर दोनों मिल के चलाती है, उसको केंद्रीय सरकार कहते हैं। जो केंद्र में रहती है, जैसे कि हमारा दिल्ली केंद्रीय सरकार है। ओके, दिल्ली राज्य की नहीं, एक जो ओवरऑल चलाते हैं, जिसका हेड होता है पीएम, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी कि उसमें 2 इलाका बने थे। हम जानते हैं 2, एक डच भाषा के लोग और एक फ्रेंच भाषा के लोग। इनमें क्या हुआ कि जो केंद्रीय सरकार की शक्ति थी ना, दोनों को अलग अलग जो सरकार था उसको दे दिया गया कि आप डच के लिए बनाइए और आप फ्रेंच के लिए बनाइए। तो डच के लिए नियम बनाने वाला अलग था और फ्रेंच के लिए बनाने वाला अलग गवर्नमेंट का निर्माण कर दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर बात करें ब्रुसेल्स की, यानी कि बेल्जियम की, तो बेल्जियम को एक बार देखते हैं वहाँ का कैसा है। हाँ, ये रहा। बेल्जियम में क्या है कि एक तरफ डच है, तो यहाँ पे डच गवर्नमेंट को पूरा हक दे दिया कि आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप करना चाहते हैं, ये डच लोगों ही करेंगे। जो भी नियम बनेगा वो डच के अनुसार बनेगा और यहाँ पे फ्रेंच के अनुसार बनेगा। और यहाँ ये सेंटर जो है, यहाँ पे दोनों की प्राथमिकता दी गई। ऐसा नहीं कि कोई एक लोग बनाएगा, बल्कि दोनों बनाएगा।
ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है। इसमें क्या है कि सबसे हटके है हमारा इंडिया से भी और यूएसए से भी। हम आगे देखते हैं, दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है इसमें। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1% जर्मन भी है, तो उसके लिए भी उसने अलग एक सरकार का गठन कर दिया गया कि आप जर्मन लोगों के लिए भी अलग से आप नियम बना सकते हैं। आगे देखते हैं, सत्ता की समझदारी क्यों जरूरी है। अगर देखें बात करेंगे सत्ता की समझदारी, सत्ता का बंटवारा तो ठीक है, क्योंकि इसने विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा कि वहाँ पे अगर सत्ता की साझेदारी सही से नहीं किया गया, एक मेजोरिटेरियन अपने पक्ष में सारा कुछ रखा, तो उससे क्या होगा कि जो तमिल लोग थे उस पर हमेशा आक्रमण करते रहते थे, उसके विरुद्ध हमेशा जाते रहते थे, जिससे कि वहाँ की शांति भंग हो जाती थी। हमेशा से वहाँ पे कभी भी शांति नहीं रहती थी और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन यहाँ जो बेल्जियम है, इसने इस तरीके से अपना सरकार को डिवाइड किया, गवर्नमेंट का पावर को डिवाइड किया कि जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ये सत्ता जो है ये लोकतंत्र की आत्मा है। अगर उसकी साझेदारी को देखा जाए तो ये लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उसके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग सहमति से रहें। जब भी हम ये बात करें सत्ता की बंटवारा की, तो हम सारे जितने भी देश में समुदाय के लोग रहते हैं, वर्ग के लोग रहते हैं, उन सब की बातों को रखें और उन सब के बातों को समझें, तभी हम अच्छे तरीके से और सहमति से रह पाएंगे। सत्ता की समझदारी के रूप, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे सत्ता की क्षैतिज वितरण, तो 3 टाइप के वितरण हो, और क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। ओके, हम दो पहले देखते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण क्या होगा। क्षैतिज होता है शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे कि हमारी सरकार जो है, हमारे इंडिया की सरकार 3 टाइप से उसका 3 पार्ट होता है। एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि एक विधायक बनाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, और एक जो कार्य करते हैं उसके लिए, और जो तीसरा जो न्याय, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए न्याय देते हैं। तो ये हम 3 सत्ता का बंटवारा रहता है, जैसे कि हमारा भारत है। संघ सरकार या सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि इसमें क्या है कि एक पावर पॉइंट रहता है, जिसमें कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों का सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। जैसे यूएसए में आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यूएसए एक कंट्री है जिसमें कि 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, और उन राज्यों के लिए आपको अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी, 2 नागरिकता लेनी पड़ेगी, एक राज्य के लिए प्लस एक पूरे अमेरिका के लिए, जिसको हम यूएसए कहते हैं। अगर आपको वहाँ रहना है तो 2 नागरिकता लेनी पड़ेगी, एक यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, एक जिस स्टेट में रह रहे हैं, 50 स्टेट में से आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका भी नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप एक जगह रह रहे हैं तो कहीं भी रह रहे हैं तो पूरे इंडिया का माना जाएगा। तीसरा, जो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। जैसे बेल्जियम में क्या हुआ, सामाजिक समूह जितने भी प्रॉब्लम थे, भाषाई और धार्मिक समूह के बीच इसका विभाजन किया गया। जैसे कि हम बेल्जियम, सत्ता का बंटवारा एक रूप हम
विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। जितने भी अगर हम सत्ता का बंटवारा सही से करेंगे तो हम दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के तरीके में लक्ष्य कर सकते हैं, यानी कि उसको हम आसानी से किसी भी गवर्नमेंट को हम चला सकते हैं, कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जाएगा। क्यों? किसी को दिक्कत ही नहीं होगी तो विरुद्ध जाएगा क्यों? तो हमारा यहीं तक था। अब इसके